दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने रेमिटेंस के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दिखा गया है कि इस साल 2023 में भारतीयों ने रिकॉर्ड बनाया है, यानी वे अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। इस बारे में जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 देश बन गया है। करीब 125 बिलियन डॉलर जो भारतीय कामकाजी अलग अलग देशों में कमा रहे हैं, उन्होंने इस साल अपने पैसे भारत में भेजे हैं। ये रकम बहुत विशाल है क्योंकि दुनिया में कुल 65 देशों की अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर अपने देश में वापस भेज रहे हैं। हमें यह भी पता चलता है कि अन्य देशों के नागरिकों में भी भारत के नागरिकों की तुलना में रेमिटेंस की कमी है। जैसे कि पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, इन देशों के नागरिक भी कम पैसा कमाकर अपने देशों को भेजते हैं, लेकिन इनके फैंस इससे कम हैं। पूरी डेवलपमेंट यह तय करती है कि एक क्षेत्र या देश की सार्वजनिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने कैसे इस महत्वपूर्ण क्षण में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए एक लाइक बनाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आग्रह किया जाता है। इसका कारण यह है कि अब भारतीय लोग अधिकतर व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर। भारतीय लोग अब पश्चिमी देशों में व्यापार शुरू कर रहे हैं और ज्यादा आय कमाकर अपने परिजनों को भारत में डॉलर भेज रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोग मुख्यतः मजदूरी में लगे हैं और इसी कारण उनकी कमाई कम है और वे अपने परिजनों को कम पैसा भेज पाते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि भले ही पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को कैसा फायदा होता है? विदेश में पैसा कमाने वाले लोग जब अपने भारतीय परिजनों को पैसा भेजते हैं, तो सरकार को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब एक व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है, तो वह उस पैसे को डॉलर में भेजता है, जिसे सरकार प्राप्त करती है। सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उसे एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है और इस खजाने का बहुत सारे उपयोग हैं। अगर हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कच्चा तेल मांगा रहे हैं, तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं होगी। उसकी पेमेंट इसी डॉलर में होती है जो कि खजाने में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है, तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कम किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले, तब भी फॉरेन मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपये को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। वास्तविकता में जिस देश का खजाना बड़ा होता है, उसमें विदेशी निवेशकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसका कारण यह है कि उन्हें यह आशा होती है कि यदि कोई समय पर उस देश में कोई संकट उत्पन्न होता है, तो वह देश अपने खजाने से उस स्थिति का सामना करने में सक्षम होगा और जो पैसा हमने इस देश में निवेश किया है, वह सुरक्षित रहेगा। इसलिए वे और अधिक पैसा देश की अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं, जिससे कि कुल GDP में वृद्धि होती है और उस देश में नई फैक्ट्रियां खुलती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खजाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनियों को संभाले और अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों को भारत में रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनियों की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है और इसका मतलब है कि अगर भारत इन रूसी कंपनियों को एक्वायर कर लेता है, तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं, जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे, और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत नहीं छोड़ेगा। दी हिंदू के एक आर्टिकल में इस बारे में खुलासा हुआ है कि रूस की कई कंपनियों ने अमेरिकन और यूरोपीय कंपनियों को बदला है। अर्थात रूस में कई प्रोडक्शन इकाइयां हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं और पहले इन फैक्टर्स को चला रहे वेस्टर्न देशों ने रूस को छोड़ दिया है। इन खाली पड़ी फैक्ट्रियों की वजह से रूस अब चीनी आयात का सहारा लेना चाह रहा है। इससे छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनियों पर डिपेंडेंट हो चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत इन फैक्ट्रीज को खरीदे या रूसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट्स को फिर से शुरू करें।
कई चीनी कंपनियां रूस में पहले ही कदम रख चुकी हैं और इनमें से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसका 80% मार्केट चीनी कंपनियों ने अब तक अपने वश में किया है। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स, स्लाइड और मेटल फैब्रिकेशन जैसे कुछ सेक्टर्स में रूस अब भारतीय कंपनियों और मैन्युफैक्चरर्स की प्रस्तुति चाहता है। रूस यह अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए एकल चीन पर निर्भर रहना गलत हो सकता है और भी यह देश भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। इस बजाय भारत का नाम बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में सबसे ऊपर आता है और रूस इस पर भरोसा कर सकता है, आंख बंद करके भी। वास्तव में रूस में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसे ASPIES कहा जा रहा है, इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य नए संबंध बनाना है और वेस्टर्न देशों से रूस में निवेश आता है। इस इवेंट से रूस के एलीट देशों जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोपीय देशों के साथ नए संबंध बनने का अवसर मिलता है। इन देशों के अलावा भारत और चीन को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने उच्च स्तर पर निर्माण करने का क्षमता रखता है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के क्षेत्र में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर सृजन कृतिक श्रेणी में आते हैं। हाल ही में हमने एक समाचार को कवर किया था जिसमें भारतीय गोवा शिपयार्ड को रूस से 24 कार्गो जहाजों का निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कमी और अन्य संसाधन की अभाविता के कारण भारत ने इसे निर्वाचित किया और गोवा शिपयार्ड को यह निर्माण कार्य सौंपा। पूरे विश्व में कई वेस्टर्न कंपनियों और US ने इस मुकाबले में प्रोडक्शन शुरू किया है या करने का ऐलान किया है, लेकिन किसी अनुपयुक्त परिस्थिति में ऐसी कंपनियां भारत को छोड़ सकती हैं। रूस ने चीन के साथ दोस्ती का बोझ उठाया, जिससे वह इस समय की मुश्किलों से आसानी से निकल सका। हालांकि भारत के साथ किसी भी देश के साथ युद्ध का फायदा चीन नहीं छोड़ेगा और इसीलिए यह जरूरी है कि भारतीय कंपनियों और रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए ताकि भारत सही साइयों में आत्मनिर्भर बन सके। अभी तक कोई भी खबर नहीं है कि कोई भारतीय कंपनी रूस जा रही है, लेकिन इसमें संभावना है कि भारतीय निर्माणकारी इस अवसर का उपयोग करने में सक्षम होंगे। आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस में अपनी कंपनी स्थापित करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।